पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव शो सेहत टुडे में। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर राजन साहू, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू सर, व्हेन इट कम्स टू कैंसर जनरली सिंपलेस्ट क्वेश्चंस गो अनआस्क्ड, तो मैं वहीं से शुरुआत करूंगी। हु गेट्स कैंसर? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन गुलिन एट द वेरी स्टार्टिंग। एक्चुअली एनीबडी कैन हैव कैंसर, किसी को भी हो सकता है। तो हमें ये होता है कि कुछ पर्सन जो हैं एट हाई रिस्क होते हैं, कुछ एवरेज रिस्क होते हैं। बट हम किसी पॉइंट पे ये नहीं कह सकते कि किस पर्सन को पर्टिकुलर कैंसर होगा, बिकॉज इट इज़ बेसिकली एबनॉर्मेलिटी इन आवर सेल्स, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। सो इट कैन हैपन विद एनीबडी। यस, कुछ ऐसे ग्रुप्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा हाई रिस्क पे रहते हैं। इज इट जेनेटिक ऑल्सो? अराउंड 15 to 20% केसेस दे आर जेनेटिक। तो उनमें जरूर रिस्क ज़्यादा है। बाकी डिपेंड करता है हमारी लाइफस्टाइल पे। तो सो इज इट कंटेजियस टू? काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है। नहीं, ये एक मिथ है। कैंसर कंटेजियस नहीं है। अगर फैमिली में किसी एक पर्सन को है तो जरूर नहीं है कि दूसरे पर्सन को भी होगा। इट इज़ नॉट अ कंटेजियस, इट इज़ नॉट अ इन्फेक्शियस डिजीज। नो, इट्स नॉट कंटेजियस। सर, व्हेन डू आई गेट टेस्टेड फॉर कैंसर? इसका कोई सिम्टम होता है? स्पेसिफिक कैंसर्स के लिए स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइंस हैं, स्पेशली कुछ कॉमन कैंसर जो हैं उनके लिए, लाइक ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल्स। ओके। क्योंकि जिन कैंसर्स का इंसिडेंस ज़्यादा है उन्हीं के लिए हमको प्रिकॉशनरी चेकिंग करने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स हम फीमेल्स को एडवाइस करते हैं टू गेट अ मैमोग्राफी एनुअली और एवरी 2 ईयर्स। सिमिलरली मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर के लिए आफ्टर द एज ऑफ 50 they can get a blood test done, simple blood test for prostate specific antigen. It's a tumor marker and this is called a screening test. Okay. उसके अलावा जो टेस्ट हैं वो तब हैं अगर हमारी कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, हम किसी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तब स्पेसिफिक हमको कोई टेस्ट करना है। अदरवाइज जनरली मैमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, PSA टेस्टिंग फॉर प्रोस्टेट कैंसर एंड समटाइम्स पैप स्मीयर फॉर सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल्स। Okay. And what are these stages, sir, in cancer? Stage O, stage 1, what does it depict? Yes, तो कोई भी कैंसर है टू स्टार्ट विद, ये एक सेल से शुरू होता है। बॉडी में किसी भी ऑर्गन में एक सेल जो है हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो एक सेल से ही कैंसर शुरू होता है जब उसके DNA में, उसमें जेनेटिक मटेरियल में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है जी। और वो सेल जो है वो हमारे जो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो बॉडी का, उससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है एंड इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग और एक ट्यूमर की फॉर्म वो ले लेता है। जी। तो जब तक वो अपने ऑर्गन स्टेट पे है, अपनी प्राइमरी जगह पे है, तब तक हम उसको कहते हैं इट्स एन अर्ली स्टेज डिजीज। सपोज अगर हम ब्रेस्ट कैंसर का एग्जांपल लें, जब तक ट्यूमर हमारी ब्रेस्ट के अंदर है वी कॉल इट अर्ली स्टेज। इट कैन बी स्टेज 1 और स्टेज 2। देन इट गोज टू नेक्स्ट लेवल। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट यूजुअल पैटर्न, देयर कैन बी एक्सेप्शंस। तो जब ब्रेस्ट के बाद वो हमारे आर्म पिट में, एक्जिला में या लोअर नेक में चला जाता है तो वी कैन लेबल इट एज स्टेज 3। व्हेन द कैंसर रीचेज टू डिस्टेंट ऑर्गन्स, सपोज ब्रेन में, बोन में, लीवर में चला गया है ब्रेस्ट से उठ करके, देन इट बिकम स्टेज 4। सो ब्रॉडली स्पीकिंग स्टेज 4 इज द डिसेमिनेटेड डिजीज जो पूरी बॉडी में फैल गया है, दैट इज स्टेज 4। So when it can be cured? On what stage? मोस्ट ऑफ द कैंसर्स टिल स्टेज 3 जो हमारी अप्रोच रहती है वो एक क्योर के लिए रहती है। तो अप टू स्टेज 3 वी कैन क्योर और एटलीस्ट कंट्रोल फॉर अ लॉन्ग टाइम द वेरियस कैंसर्स। इन स्टेज 4 वी कैन नॉट गारंटी क्योर और वी डू नॉट ट्राई फॉर क्योर। वी ट्राई टू रिड्यूस इट्स स्पीड, its symptoms and to give the maximum symptom relief to the patient. Sir, surgical oncology, I was reading, is an integral component which deals with solid tumors. Surgical oncology और oncology का difference करें आम भाषा में layman के लिए तो कैसे समझाएंगे आप? Oncology basically means study of the cancers. Okay. So it's a broad term. तो आजकल जो हमारे पास modalities हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, अगर हमको broadly देखें तो we have 3 basic modalities. When we treat a cancer with surgery, that part comes under surgical oncology. When we are treating it with some drugs, particularly chemotherapy drugs, we call it medical oncology. And when we are treating a cancer with radiation therapy,
then that comes under radiation oncology department. So these are basically 3 divisions of the oncology. There is some overlapping in these departments, otherwise. So what treatments comes under these branches? As I said, medical oncology, they usually take care of chemotherapeutic drugs, some injections or some form of tablets which are given to cure the cancer. And radiation is basically, these are ionizing radiations which kill the cancer, because cancer cells are the most rapidly dividing cells. So if we talk of radiation therapy or chemotherapy, their aim is to target those rapidly dividing cells. And when there is a solid tumor, as you mentioned earlier, so if we feel that it's an early stage disease and we can remove the tumor completely with surgery, that is the time when role of a surgical oncologist comes in. सर पोटेंशियल हैजर्ड्स और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इन ट्रीटमेंट के, हम कीमोथेरेपी की बात करें अगर? देखिए, कीमोथेरेपी लोगों में काफ़ी मिथ्स हैं इसके रिगार्डिंग, काफ़ी myths लोग हैं। डरते हैं कीमोथेरेपी के नाम से। बट अगर हम एग्जांपल देखें, अभी रिसेंटली हमने कोविड देखा, सभी लोगों ने देखा पूरे वर्ल्ड में, तो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए कई बार हमको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी झेलने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा एम है उस ट्यूमर को ख़त्म करना। तो कीमोथेरेपी ड्रग्स जो होती हैं वो रैपिडली डिवाइडिंग ट्यूमर सेल्स स्पेसिफिकली उनको टारगेट करती हैं। लेकिन नॉर्मली भी हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, लाइक हमारी बोन मैरो के सेल्स, हमारे हेयर फॉलिकल्स के सेल्स, या हमारी इंटेस्टाइन और माउथ की जो लाइनिंग है, मिकोजा है, उसके सेल्स। तो जो ब्रॉड कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं वो उन सेल्स को भी अफेक्ट करती हैं। इसीलिए जब पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही होती है तो उनके ब्लड काउंट्स कई बार गिर जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, कुछ उनका टेस्ट चेंज हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो ये टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। विद टाइम ये पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। सर रेकरेंस की अगर हम बात करें, अगर ट्यूमर हम हटा देते हैं तो रेकरेंस के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं और कौन से केसेस में? एक्चुअली रिकरेंस बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हमारा क्या ऑर्गन है जो अफेक्टेड है, क्या स्टेज है, उसकी ट्यूमर की टाइपिंग क्या है। जनरली ब्रेस्ट कैंसर में हमने ये बहुत सुना है। यस, एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर तो अभी काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर में, तो वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन ब्रेस्ट कैंसर। तो डिपेंडिंग अपॉन स्टेज 1 है तो रिकरेंस के चांसेस काफ़ी कम हैं, एंड एज द स्टेज प्रोग्रेसेस द चांसेस ऑफ रिकरेंस आर मोर। एंड ऑल्सो इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। उनका ग्रेड क्या है ट्यूमर का, जिसको हम कहते हैं एग्रेसिवनेस क्या है ट्यूमर की, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। पेशेंट की ट्रीटमेंट विदाउट एनी ब्रेक विद द गाइडलाइंस अगर हमने उसको ट्रीट किया है, तो टेकिंग ऑल दीज मेजर्स हम उनके रिकरेंस के चांसेस को काफ़ी कम कर सकते हैं। सर इज देयर एनी वैक्सीन अवेलेबल फॉर सच कंडीशंस? फॉर द टाइम बिंग सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं एज ए प्रिवेंटिव मेजर, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो फीमेल्स में होता है, जिसको हम कह देते हैं बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उसका एक मेन जो कॉमन कोज है वो है HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो अभी हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकती हैं। तो वो वैक्सीन्स हम चिल्ड्रन में देते हैं फ्रॉम 9 to 12 years of age आइडियली। आइडियली शुड बी गिवन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बट क्योंकि ऑर्गन वो है, क्योंकि इट्स एन इन्फेक्शन विच कैन ट्रांसमिट फ्रॉम पार्टनर्स, तो इसलिए ये दोनों बच्चों को टारगेट करना होता है हमें। तो आइडियल जो इसकी एज है दैट इज़ 9 to 12 years। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, और अगर हम एज वाइज डिस्टिंग्विश करें तो कौन से कैंसर्स कौन से एज ग्रुप में कॉमन है? जी गुलिन, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली हमारे इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर जैसे आपने भी जिक्र किया, तो ये फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर है, सेकंड नंबर पे सर्वाइकल कैंसर। लेकिन एक कैंसर है जिसमें इंडिया पूरे वर्ल्ड की राजधानी बनने जा रहा है, उसको कहते हैं मुंह का कैंसर, माउथ कैंसर। और उसका जो कारण है वो है टोबैको का यूज़, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो स्मोकलेस टोबैको, जिसको हम गुटखा, जर्दा, पान अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। तो जितने भी हमारे इंडिया में टोटल कैंसर्स हैं, उनमें से लगभग 30% जो कैंसर्स हैं वो मुंह के कैंसर हैं। और मेल्स में भी काफ़ी कॉमन है, और इवन फीमेल्स में भी ये कैंसर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो एक डेडली डिजीज़ है, और तम्बाकू का इस्तेमाल अगर हम बंद करें तो वी कैन प्रिवेंट ऑलमोस्ट 90% ऑफ दीज कैंसर्स। सर इंडिकेटर्स अगर मैं आपको पूछूं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, फिजिकल एग्जामिन हम कर सकते हैं, सेल्फ एग्जामिन, लम्स को
या वाटर सॉल्युबल हैं या कैंसरस हैं, वो हम सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं? व्हाट आर दोज इंडिकेटर्स? इनको हम कहते हैं वार्निंग साइंस। जी। तो जो कॉमन कैंसर्स हैं उनके कुछ वार्निंग साइंस रहते हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं एडवांस स्टेज में, तो जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको पहले कोई सिम्टम नहीं आए, तो कभी ना कभी उन्होंने वो वार्निंग साइंस मिस किए होते हैं जी। वो इनको इग्नोर कर देते हैं, किसी और डिजीज़ से या किसी और प्रॉब्लम से उनको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आवाज़ में कोई अंतर होना, आवाज़ में जिसको कहते हैं होर्सनेस ऑफ वॉइस, जी। स्पेशली स्मोकर्स में। ओके। तो स्मोकर्स की आवाज़ थोड़ी सी वैसी भारी होती है, लेकिन रिसेंट अगर कोई चेंज आया है उसके अंदर, खांसी लगातार अगर 2-3 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रही है, हमको स्वेलोइंग में कोई डिफ़िकल्टी है, खाना खाते हुए हमको साथ में पानी पीना पड़ रहा है फिर भी हमको स्वेलो में प्रॉब्लम हो रही है, लगातार खांसी है, ब्रेस्ट में कोई लंप है, कोई गांठ जो डिसअपियर नहीं हो रही है विद टाइम, भूख कम हो जाना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, या लैट्रिन और पेशाब की जो हमारी एक हैबिट है रेगुलर उसमें कोई बदलाव आ जाना, और एनी एबनॉर्मल ब्लीडिंग, चाहे वो फीमेल्स में फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या यूरिन में या स्टूल के अंदर ब्लड आना। तो दीज आर सम वार्निंग साइंस ऑफ मैलिग्नेंसी कैंसर। सर, फीमेल्स में पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन की बात करें, इर्रेगुलर पीरियड्स हम जनरली जैसे आपने कहा कि इग्नोर कर देते हैं कि पिछले महीने भी हुआ था, 2 दिन पहले आ गया या 2 दिन लेट आ गया, या किसी दिन हैवी ब्लीडिंग है या किसी दिन ब्लीडिंग कम है, तो उनके लिए क्या हिदायत है, क्या वार्निंग साइंस है? देखिए, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, और यूजुअली जो मैलिग्नेंसी के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 50। ओके। तो प्री मेनोपॉजल जो फीमेल है, अगर उसमें मेंसेस की इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं तो इनिशियली तो उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करवाना है विद सिंपल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड इन से और हार्मोनल थेरेपी से ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। ये वार्निंग साइंस रहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में, जी। जिनका मेंसेस बंद हो गए थे लेकिन कुछ पीरियड के बाद उनको फिर से कुछ ब्लीडिंग हो रही है, कोई स्पॉटिंग हो रही है, तो वो एक वार्निंग साइन हो सकता है जिसके लिए कि फर्दर इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। सो समटाइम्स देयर आर नो सिम्टम्स एट ऑल, जो आपने कहा कि मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर है, उनका कोई सिम्टम नहीं होता और लास्ट स्टेज पे डिटेक्ट होता है, तो व्यूअर्स के लिए आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो उनको टाइमली कराते रहना चाहिए? कुछ मिसफॉर्चुनेट लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बिल्कुल एंड स्टेज में ही अगर हम पता चलता है बीमारी का, लेकिन ओवरऑल बॉडी कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती है हमें। तो हमें वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर बॉडी, हमें कोई भी साइन ऐसा इग्नोर नहीं करना है। हम अपने काम में बिजी रहते हैं तो हम कई बार उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अदरवाइज़ रूटीन टेस्टिंग के लिए रूटीन ब्लड टेस्ट वी शुड मेक इट अ हैबिट। जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं टाइम टू टाइम, जब तक उसमें प्रॉब्लम नहीं होती फिर भी हम सर्विस करवाते हैं, इसी तरह हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है और हमें कुछ टेस्ट, रूटीन ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ये चीज़ें हम टाइम टू टाइम आफ्टर द एज ऑफ 40 एटलीस्ट ये हमको करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा जो मैंने मेंशन किया था, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, मैमोग्राफी, PSA टेस्टिंग या पैप स्मीयर, ये डिपेंडिंग अपॉन योर एज ये हमें करवाने हैं। और ट्रीटमेंट के बाद सर एज अ पेशेंट व्हाट आउटकम शुड वी एक्सपेक्ट? मिरेकल हो जाएगा आफ्टर सर्जरी कुछ या ऐसा कुछ? नहीं, नॉट मिरेकल, इट इज़ यूजुअल। मतलब वी कैन ट्रीट और इनफैक्ट आई कैन से कि वी कैन क्योर most of the patients in stage 1, 2, many of the patients in stage 3। तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट को दी जाती है, वो अपनी ट्रीटमेंट पूरी फॉलो करते हैं विद द एक्सपर्ट्स एडवाइस, तो ज़्यादातर जो सॉलिड कैंसर्स हैं उनको हम अप टू स्टेज 3 क्योर कर सकते हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप के बारे में बताइए सर। पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप यूजुअली जो रहता है, जैसे अब हमें एग्जांपल लेना का जो कॉमन कैंसर्स हैं उसके हिसाब से, लाइक ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर, तो यूजुअल जो फॉलोअप होता है वो इनिशियली एवरी 3 months एंड से आफ्टर अबाउट 2 years वी इंक्रीज द गैप से अबाउट 6 months। तो उसमें हमें उनके रूटीन ब्लड टेस्ट करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व था उसके हिसाब से हम कुछ उनकी इमेजिंग कर सकते हैं लाइक अल्ट्रासाउंड, एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जिन डॉक्टर ने उनको ट्रीट किया है ही नोज़ कि क्या प्रॉब्लम थी उनकी, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी ऑल्सो एनकरेज पेशेंट टू डू सेल्फ एग्जामिनेशन। सपोज ब्रेस्ट कैंसर हमने अगर एक तरफ ट्रीट किया है तो दे आर ऑलवेज एट रिस्क कि उनको दूसरी साइड में भी वो कैंसर हो सकता है, तो उनको मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन एडवाइस किया जाता है। सर, कुछ मिथ्स हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको ऐसा
डर लगता है कि वो समर्थ हैं बायोलॉजिकल चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में या नहीं, तो ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन और कैंसर का ये जो कोरिलेशन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका। एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि वैसे तो मोस्टली ये मिडिल एज के बाद यानी कि 50s के बाद कैंसर होता है जी। लेकिन आजकल विद चेंजिंग इन लाइफस्टाइल्स और क्योंकि हमारे कुछ डिटेक्शन के मेथड्स भी बढ़ गए हैं तो वी आर एनकाउंटरिंग मोर एंड मोर पेशेंट्स इन यंग एज। तो जब पेशेंट यंग एज में भी आता है और बिकॉज ऑफ वर्क स्ट्रेस आजकल यंगस्टर्स अपनी फैमिली प्लानिंग थोड़ी डिले कर लेते हैं, तो एक ऐसा टाइम आ जाता है जब उनको फैमिली भी प्लानिंग करनी है एंड दे आर डायग्नोज विद कैंसर, तो उनमें ये इंपॉर्टेंट इशू है। और कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड समटाइम्स इवन सर्जरी दे ऑल कैन अफेक्ट फर्टिलिटी। तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमें अपने सेल्स को प्रिजर्वेशन के लिए सपोज स्पर्म प्रिजर्वेशन, ओवा प्रिजर्वेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ आजकल अवेलेबल हैं। या हम कुछ इस तरह से प्लानिंग करें उनकी ट्रीटमेंट कि वी गिव वन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट देन गिव सम टाइम पैसेज टू प्लान फॉर चिल्ड्रन एंड देन वी कैन कंप्लीट द ट्रीटमेंट। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। यूजली ये इश्यूज आते हैं हमारे पास से ओवेरियन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, टेस्टिकुलर कैंसर है, या हमें जो रेडिएशन देनी है वो उस एरिया में देनी है जहाँ पे ये ऑर्गन्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का इशू आता है। बट वी हैव फैसिलिटीज़ जिससे हम उनके सेल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं और लेटर ऑन आइदर नेचुरली और विद द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स वो अपने कंसीव कर सकते हैं। जी सर। सर आपकी स्पेशलिटी है हेड एंड नेक, एम आई राइट? हेड एंड नेक कैंसर वन ऑफ माय फेवरेट एरियाज। यस। सो काफ़ी अनकॉमन है ये कैंसर, जिसके बारे में आप बताइए। नहीं, एज आई सेड हेड एंड नेक इंक्लूड्स माउथ कैंसर ऑल्सो। सो इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कैंसर्स जो हम देख रहे हैं। और ख़ासकर अपने इस बेल्ट में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस जितना टोबैको कंजम्पशन जहाँ पे ज़्यादा है उतना वहाँ पे ओरल कैंसर्स के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इशू इसमें ये आता है गुलिन कि जो ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो उस एज में अफेक्ट होते हैं जब उनकी प्रोडक्टिव लाइफ है, उनको अपनी फैमिली के लिए अर्न भी करना है, उनको काम करना है या पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग, तो उस एज में अगर वो इस कैंसर से अफेक्टेड रहते हैं। और ये एक ऐसा ऑर्गन है जिस माउथ कैंसर की अगर मैं बात करूँ तो जो हमको सामने दिखाई भी दे रहा है, तो इससे कॉस्मेटिक इश्यूज़ भी आते हैं। उनकी अपीयरेंस चेंज हो सकती है, अगर हम ऑपरेशन मेजर सर्जरी की उनको जरूरत पड़ती है तो उनके खाने पीने में दिक्कत आ सकती है। तो ये एक डिफ़िकल्ट एरिया है जिसको हमें मैनेज करना है जी। और जैसा मैंने कहा कि अगर हम तंबाकू का इस्तेमाल ही बंद कर दें तो अबाउट 90% जो ये कैंसर्स हैं इस रीजन के, हमारे हेड एंड नेक के ओवरऑल, वी कैन प्रिवेंट दोज कैंसर्स। सर लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर हम बात करें, सो व्हाट लाइफस्टाइल चेंजेस आई शुड मेक सो दैट आई कैन हेल्प माई सेल्फ? यू लुक फाइन, बट ओवरऑल पब्लिक के लिए जो हैं गाइडलाइंस वो ये हैं कि जैसे मैंने मेंशन किया स्मोकिंग को बार बार, इतना ही हार्मफुल हमारे लिए है ओबेसिटी जी। इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंड फॉर्म ऑफ स्मोकिंग। ठीक है। तो मोटापे से करीबन और नहीं तो अबाउट 10 to 15 कैंसर ऐसे हैं जो ओबेसिटी की वजह से हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, स्टमक कैंसर, लीवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये ऐसे कैंसर्स हैं जो कि ओबीज पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं। तो ओबेसिटी को कम करने के लिए डेली some form of physical activity should be there in our routine. Some dietary changes are required, and we should increase the intake of fresh fruits and vegetables in our diet. जो saturated fats जो हैं उनका intake कम से कम होना चाहिए, and one should be aware of his body. उनको ignore नहीं करना है। सर कैंसर की हम बात सुनते हैं, या मैं कैंसर की बात भी कर रही हूँ, आई गेट गूज बम्प्स, तो एक इटसेल्फ फोबिया है ना, इफ़ यू हैव कैंसर तो यू आर ऑन लास्ट स्टेज एंड यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। कौन सी चीज़ें हैं? ट्रीटमेंट तो होता रहेगा, फैमिली का भी सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है इसमें, और किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? आजकल जब भी मुझे कोई ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे मैं कुछ पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ, तो 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि पीपल शुड रिमेंबर, उनको फॉलो करना चाहिए। फैमिली सपोर्ट, यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना तो ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। फिर कोई भी जो ट्रीटमेंट है तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जी। फाइनेंस के बिना कुछ नहीं है। तो वी एनकरेज मोर एंड मोर पेशेंट्स टू हैव सम काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, वो जरूर होनी चाहिए जी। क्योंकि कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं जो
अवेयर भी हैं, उनको कैंसर डायग्नोज भी हो गया, लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस ओनली दे हैव टू स्टॉप देयर ट्रीटमेंट। क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट सेटअप्स हैं उनके पास बहुत बर्डन है, वहाँ पे पेशेंट्स की वेटिंग लिस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर पेशेंट को प्राइवेट सेटअप में ट्रीटमेंट लेना है तो दे नीड फाइनेंसिस। इवन गवर्नमेंट सेटअप्स में भी हर ट्रीटमेंट हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं रहती है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट शुड बी देयर एंड देन स्पिरिचुअल। कई बार दो पेशेंट्स एक ही स्टेज पे हैं, एक ही तरह की बीमारी है, लेकिन जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो बिलीव करता है कि यस वो ठीक हो जाएगा, उनमें रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर पेशेंट। So thank you so much for your views, sir. Anything else I left which you want to add on? Mainly कोई that important aspect? yes, one should be aware of the warning signs जो मैंने मेंशन किए, और किसी भी उसको इग्नोर नहीं करना है। और एक एक्सपर्ट एडवाइस हमें टाइमली, अगर एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है तो इट कैन सेव अ लॉट फॉर द मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो कैंसर से रिलेटेड रहती है। एंड वी शुड फॉलो ए हेल्दी लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ये थी हमारी आज की बातचीत। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए चेहरे के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।